नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द एजुकेटर्स ऑफ बिहार में। मैं हूं तुषार मिश्रा। आज आप सबों के समक्ष एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। यह वीडियो प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित अन्य वीडियो की अगली कड़ी है, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान विषय पर विस्तृत चर्चा की गई है। आशा करता हूँ यह वीडियो पर सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अवश्य लाभकारी सिद्ध होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। विद्वान एवं विदुषियों, मैं वेद प्रकाश भारतीय आप सबों के साथ भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित मंगलम क्लासेस की ओर से अपना ये वीडियो आप सबों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोगों से खास अनुरोध है कि इसे आप लोग अंत तक अवश्य देखें। आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां इनमें मिलेगी जो आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होंगी। चाहे आप सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के प्रत्याशी हो या बिहार लोक सेवा आयोग प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थी हो या अन्य लोक सेवा आयोग प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थी हो, अन्यथा किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थी हो, आपके लिए ये जानकारी अत्यंत ही लाभदायक सिद्ध होगी। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सबों के साथ शेयर किया था, बतलाया था कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान का आरंभिक चरण किस प्रकार स्नेह बढ़ते चला गया। उसी क्रम में मैं आपको आज का ये वीडियो शेयर करने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सबों के साथ कहा था कि वारेन हेस्टिंग्स को ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ दिनों के लिए ये जानकारी लेने के लिए छोड़ा, इसलिए उन्हें ये जिम्मेवारियां सौंपी कि आप देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो अनुशासनहीनता आ गई है, भ्रष्टाचार आ गया है, उनके कर्मचारियों में जो स्वार्थ परक प्रवृत्ति की वृद्धि हो गई है, इससे जो कंपनी को क्षति हो रही है और कंपनी इससे जो घाटा में आ गई है, यहां तक कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि कंपनी को सन 1972 में उनके कर्मचारियों को वेतन तक देने के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ा था। इन सारी बातों को देखते हुए कंपनी के डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल ने ये सारी जानकारियां अपने प्रोप्राइटर्स बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स के सामने में रखा और उन लोगों से कहा कि ये स्थितियां उत्पन्न हो गई है। इस परिस्थिति को आप किस तरह से देखते हैं। बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स जो एक व्यापारियों की सभा हुआ करती थी, जिसके बारे में कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स ने उनसे ये कहा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, कि मैंने तो आपको संपूर्ण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालन का दायित्व तो आपके ऊपर सुपुर्द किया है, तो फिर आप मुझे ये दायित्व क्यों दे रहे हैं जो कंपनी में भ्रष्टाचार हो रहा है, कंपनी जो है उसके कर्मचारी स्वार्थ परक प्रवृत्ति से लिप्त हो गए हैं। ये आपकी जिम्मेवारी है, इस पर आप अंकुश लगाइए। ये तो हुआ कंपनी की बात, लेकिन जहां कहीं भी संसदीय सरकार होती है, उस समय जॉर्ज तृतीय ब्रिटेन के सम्राट हुआ करते थे, लेकिन संसदीय प्रणाली जब वहां स्थापित हो चुकी थी तो निश्चित रूप से हर एक जगह पक्ष और विपक्ष हुआ करते हैं। तो निश्चित रूप से मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि उनके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम जो कुछ समयों के लिए हिंदुस्तान आते थे और जब यहां से वो लौट करके जाते थे तो अकूत संपत्ति का मालिक हो जाते थे। ये तो कहीं ना कहीं से ब्रिटिशर्स को खलता था।
वहां के लोगों को, उद्योगपतियों को इसका बहुत ही ये होता था कि इससे कहीं हमारे राष्ट्र की बदनामी तो नहीं होगी, क्योंकि यहां जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 18वीं शताब्दी में वो व्यापार नहीं कर रहा था, वो क्या कर रहा था, यहां लूट का राज कायम कर दिया था। और यहां उनके जो अन्य विदेशी कंपनियां थी, चाहे वो डच हो चाहे फ्रांसीसी हो, सबको उन्होंने क्या किया था, मार भगाया था। इसी के उद्देश्य से उन्होंने सन 1757 में पलासी का युद्ध जीता, 64 में बक्सर का युद्ध जीता और 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने सालम द्वितीय के साथ बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जिम्मेवारियां भी अपने सर पे ली, यानी क्या, राजस्व वसूलने का अधिकार। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि उन्होंने सारी विदेशी कंपनियों का सफाया लगभग कर दिया था। इस परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने क्या किया, भारत में एक लूट का राज कायम कर दिया। ऐसे दुनिया के देशों ने देखा तो उसे ऐसा लगा कि भारत में एक डाकू राज चल रहा है, यानी शासन प्रशासन नाम की कोई भी व्यवस्था नहीं रह गई है। इन सारी बातों को देखते हुए ब्रिटिश के लोगों ने, आम प्रजाजनों ने संसदीय क्षेत्र में आने वाले प्रतिनिधि को, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को ये कहा कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की जो छवियां खराब कर रही है, इसके ऊपर क्यों नहीं अंकुश लगाया जा रहा है। एक तरफ तो संसदीय अंकुश की चर्चा हो रही है और दूसरे तरफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स को कहा, तो बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स ने सीधा पल्ला झाड़ लिया। मैं आपको पैसा भी दिया और मैं आपको अब दिमाग भी दूं कि कैसे आप कंपनी को संपादित कीजिएगा, कैसे आप कंपनी को चलाइएगा, ये हमसे होने वाला नहीं है। मैंने आपको क्यों चुनता हूं, मैं आपको क्यों चुनता हूं, मैंने आपका बोर्ड क्यों बनाया, इसलिए आपकी ये जिम्मेवारी होती है, सारे 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ये जिम्मेवारी होती है कि इंग्लैंड द्वारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान व्यापार करने गई है, वो इंडिया में क्या कर रही है, कौन सा खेल खेल रही है, जिससे कि कंपनी में वहां व्याप्त भ्रष्टाचार अपने चरम पे आ गया है। वहां के कर्मचारी स्वार्थ परक प्रवृत्ति के हो गए हैं, अनुशासनहीनता पूर्ण रूप में प्रदर्शित हो रहा है। निश्चित ही कंपनी की बद से बदतर स्थिति को देखते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वारेन हेस्टिंग्स को, जो 1772 में बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, उन्हें कहा कि आप हमें एक विस्तृत रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट दीजिए और उसमें कहां क्या क्या कमियां है कंपनी की, इसको उद्धृत, स्पष्ट उल्लेख करते हुए उद्धृत कीजिए। तो वारेन हेस्टिंग्स ने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सुझाव दिए वो काबिले तारीफ था। वास्तव में वारेन हेस्टिंग्स काफी विद्वान और एक उच्च मस्तिष्क का व्यक्ति था। उन्होंने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह सुझाव दिया कि इस कंपनी को मैं पुनः खड़ा कर सकता हूं, लेकिन वर्तमान में इसे खड़ा करने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी और इनके कर्मचारियों को आपको वापस बुलाना होगा। निश्चय ही ये योजना एक संयोग नहीं, बहुत दिनों से बढ़ती हुई अराजकता का प्रतीक था। जबकि वारेन हेस्टिंग्स ने यह सुझाव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखा कि आपको 90 लाख पाउंड ब्रिटिश सरकार से बतौर लोन लेने होंगे, तब मैं इस कंपनी को पुनः उस स्थिति में ला दूंगा जिस स्थिति में कि यह कंपनी पहले से चली आ रही थी। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स के पास ये सुझाव रखा कि आप लोग तो शेयर, जितने इनके शेयर होल्डर्स हैं, पैसे तो लगाए ही हैं, अगर 90 लाख रुपए की राशि की और उगाही हो जाती है, 90 लाख पाउंड की, तो कंपनी की स्थिति अच्छी हो सकती है। बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स के सभी जितने भी शेयर होल्डर्स थे, सबों ने अपना हाथ खड़ा कर दिया। कहा, एक तो मैंने पूंजी भी लगाई और ऊपर से पुनः पूंजी की मांग कर रहे हो, ऐसा हमसे नहीं हो सकता। निश्चय ही आप निश्चित रूप से देखते होंगे कि किसी भी सबल राष्ट्र में
सबल व्यक्ति की ही पहुंच कहां होती है? लोकतंत्र तक, प्रजातंत्र के महास्तंभ यानी संसदीय व्यवस्था तक। निश्चय ही बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी पहुंच कि हाउस ऑफ कॉमन्स तक हुआ करती थी। उन लोगों ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कहा, उनके अध्यक्ष से कहा कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास एक प्रस्ताव लेकर के जाइए जिसमें कि इस कंपनी को बचाने के लिए ऋण की मांग कीजिए। तब देखिए क्या होता है। उधर ब्रिटिश सम्राट और ब्रिटिश संसदीय पद्धति यानी ब्रिटेन की सरकार, तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ हुआ करते थे, वो तो अवसर की तलाश में थे ही, जो किस तरह से मैं ब्रिटिश प्रभुत्व को भारत में स्थापित कर सकूं। ये एक बहुत अच्छा अवसर मिल गया उन्हें। उन्होंने कहा मैं आपको तो ऋण अवश्य दूंगा, लेकिन विश्व में जो ब्रिटेन की किरकिरी हो रही है भारत को लेकर के, जो वहां ब्रिटिशर्स जो व्यापारी गए हैं वो वहां पे लूट खसोट दोहन कर रहे हैं, वहां अपनी प्रशासनिक व्यवस्था कायम कर रहे हैं, इसके ऊपर हमें संज्ञान लेना होगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया? संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटेन की सरकार ने 26 जनवरी 1772 को एक प्रवर समिति का गठन किया और कहा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि हमारी ये प्रवर समिति ब्रिटेन से इंग्लैंड इंडिया आकर के जांच करेगी जो कंपनी की वास्तविक स्थिति क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने आपको 90 लाख पाउंड का ऋण दे दिया और वो ऋण भी चला जाएगा। ऐसी स्थिति में हम आपको ऋण कैसे दें जब तक कि मैं पूर्ण रूपेण जांच परख नहीं लूं। तो इसलिए प्रवर समिति जो 26 जनवरी 1772 को प्रवर समिति का गठन हुआ, वो प्रवर समिति हिंदुस्तान ईस्ट इंडिया कंपनी के जांच के लिए यहां आई, हिंदुस्तान पहुंची। तो उन्होंने जो वास्तविकताएं थी, उन्होंने संपूर्ण वास्तविकता से ब्रिटिश संसद को अवगत कराया। तो वो अवगत कराने के उपरांत प्रवर समिति ने यही रिपोर्ट प्रदर्शित किया था कि कंपनी की स्थिति बद से बदतर हो गई है, कंपनी में अनुशासनहीनता अपने चरमोत्कर्ष पे है, अपने शिखर पे है, और क्या कंपनी के कर्मचारी पूर्ण रूपेण स्वार्थ परक हो गए हैं। अब इस कंपनी को बचाना मुश्किल है। ये तो बड़ी विपदा की बात हो गई बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स के लिए, जिनका शेयर फंसा हुआ है उस कंपनी में। बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स के कुछ सदस्यों ने क्या किया? अपने सांसदों के माध्यम से प्रवर समिति के रिपोर्ट के विरोध में संसद भवन में हल्ला करवा दिया। नहीं, ये ऐसा भी हो सकता है किसी खास मानसिकता को देखते हुए यह रिपोर्ट तैयार किया गया हो। लॉर्ड नॉर्थ ने तुरंत क्या किया कि लॉर्ड गुप्त समिति को यहां की जांच के लिए पुनः गठित कर दिया। भारत पुनः गुप्त समिति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जांच के लिए पधार गई। अब बात वही की वही निकली, थोड़ा लाग लपेट के साथ। बैरन हेस्टिंग्स गुप्त समिति के सदस्यों से भेंट करके, मिल के, उन्हें थोड़ा पॉलिश करके, जो होता है, जो वर्तमान में भी देखते हैं आप क्या होता है, इसी तरह से उन्होंने गुप्त समिति के सदस्यों के साथ भी पेश आया। लेकिन वास्तविकता जो थी उसी को गुप्त समिति के सदस्यों ने ब्रिटेन के संसद में रखा। फिर भी क्या हुआ कि लॉर्ड नॉर्थ को, ब्रिटेन की सरकार को एक मौका मिल गया। क्या मौका मिल गया? उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कहा कि आपकी कंपनी की स्थिति, आपकी कंपनी की छवि हिंदुस्तान में काफी खराब है, हम आपको लोन तो देंगे, लेकिन लोन के साथ साथ निगरानी मेरी रहेगी। प्यारे छात्रों, भारतीय राज व्यवस्था और संविधान का आरंभ यहीं से होता है। आप हमारी किसी भी कड़ी को अगर नजरअंदाज करते हैं तो निश्चय ही परीक्षा में प्रश्न से चूक जाएंगे। इसलिए आप इसकी प्रत्येक कड़ी को ध्यान से स्नेह सुना करेंगे और अंत तक सुनेंगे। निश्चय ही आप इसको सुनने के बाद लाभान्वित होंगे। यही से भारतीय राज व्यवस्था और संविधान का आरंभ होता है। क्या होता है कि ब्रिटेन की संसद को मौका मिल गया, ब्रिटेन के सम्राट को मौका मिल गया। क्या मौका मिल गया? कि ब्रिटेन का भारतीय प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की दिशा में प्रथम महत्वपूर्ण कदम क्या मिल गया?
तो ब्रिटेन का भारतीय प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की दिशा में प्रथम महत्वपूर्ण कदम। ये प्रथम महत्वपूर्ण कदम क्या थे? ये प्रथम महत्वपूर्ण कदम थे गुप्त समिति के रिपोर्ट 3 मई 1773 को अंतिम रिपोर्ट उन्होंने कहां दी? तो ब्रिटिश संसद में दी। और उसी के आधार पर लॉर्ड नॉर्थ महोदय ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 18 मई 1773 को एक विधेयक संसद के सामने प्रस्तुत किया। ये विधेयक कोई और नहीं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ही था और यही कंपनी का संविधान भी बना। निश्चय ही छात्रों, अगर आप इसे देखेंगे तो निश्चय ही आपको 2 जानकारी मिलेगी। क्या जानकारी मिलेगी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कानून को एक तरह से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत नियंत्रित कर लिया गया था। वो जो 18 मई 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था वह कंपनी का विधान बन गया और ब्रिटेन का भारतीय प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की दिशा में प्रथम महत्वपूर्ण जो कदम बढ़ा उसका वह एक पर्याय बना। कंपनी ने क्या किया और डायरेक्टर्स ने क्या किया, प्रोप्राइटर्स ने क्या किया और संसद ने क्या किया? तो संसद ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उन्होंने 2 प्रस्ताव पास किए। पहला प्रस्ताव क्या था कि कंपनी को 14 लाख पाउंड बतौर 4% वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाए। ब्रिटेन की संसद भी नहीं चाहती थी, ब्रिटेन की सरकार भी नहीं चाहती थी कि मैं इस कंपनी का सारों सामान और सारी गतिविधियां अपने सर पर ले लूं। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो कंपनी को बचाने के लिए 14 लाख पाउंड की राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से कंपनी को दे डाला। और क्या किया उन्होंने कहा, क्या जो कंपनी में क्या क्या गतिविधि होने चाहिए। अब वो सारा व्यवस्था कहां से नियंत्रित होगा? तो ब्रिटेन की संसद से नियंत्रित होगा। कहा जो हिंदुस्तान में जो ये कंपनियां मुंबई में, मद्रास में, बंगाल में, अलग अलग जगहों पर प्रेसिडेंसी से बना हुआ शब्द प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंसी से ही बना हुआ शब्द प्रेसिडेंट होता है। यानी क्या? प्रेसिडेंसी हाकिम हुकुम का क्षेत्र। अब प्रेसिडेंट मतलब क्या? गवर्नर। तो जैसे कि बंबई था, जैसे कि मद्रास था, जैसे कि बंगाल था, तो हम जानते हैं क्या कि वैरेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर था? तो बंगाल का गवर्नर था। तो बंगाल के गवर्नर के अधीन किसको कर दिया? मुंबई के गवर्नर को, मद्रास के गवर्नर को, यानी क्या? सत्ता का केंद्रीयकरण, कंपनी का केंद्रीयकरण कर दिया। यानी कहा अब गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल होंगे। यानी क्या? वैरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हो गए और उसके अधीन कौन कौन से प्रांत आ गए? तो मुंबई और कौन? मद्रास और जितने भी जगह पर, छोटी छोटी जगहों पर भारत में ब्रिटिशर्स का साम्राज्य था। यानी क्या? शासन था, साम्राज्य नहीं, उनकी व्यापारिक गतिविधियां थी और प्रशासनिक तंत्र उनके कार्य कर रहे थे। तो सभी कहां आ गए? तो सभी कलकत्ता यानी बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल मुंबई और मद्रास जिसके अधीन आते थे वैरेन हेस्टिंग्स के अंतर्गत आ गए। कहा क्या इसके लिए एक संसदीय समिति नहीं, कार्यकारी परिषद का भी गठन होना चाहिए। तो ब्रिटेन की संसद ने कार्यकारी परिषद का गठन कर दिया। कहा इसके इस गवर्नर जनरल के अंतर्गत 4 और सदस्य होंगे जिसका नाम था फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और वारविल। ये 4 कार्यकारिणी परिषद के इनके सदस्य थे। कब क्या होनी चाहिए? इन चारों कार्यकारिणी सदस्य की
कैसे इसको कार्यकाल इसका क्या होना चाहिए, तो गवर्नर का कार्यकाल 5 वर्षों का होना चाहिए और इन कार्यकारी जो परिषद थे इनके सदस्यों का 4 वर्षों का होना चाहिए। वेतन कितना मिलना चाहिए, तो निश्चित रूप से गवर्नर जनरल को 25,000 पाउंड वार्षिक मिलना चाहिए और सहायक सदस्यों को 10,000 पाउंड वार्षिक राशि मिलना चाहिए। कार्यकाल सहायक का 4 वर्ष और वेतन 10,000 पाउंड वार्षिक। तो यहां तक तो हम लोग देखते हैं, लेकिन गवर्नर जनरल के अधिकार क्या क्या सुनिश्चित किए गए, तो गवर्नर जनरल के अधिकार सरकारी व्यवस्था करना, युद्ध की घोषणा करने, संधि करने, यानी क्या सभी प्रेसिडेंसियों में, ऐसा नहीं कि सिर्फ बंगाल में, सभी प्रेसिडेंसियों में अधीनस्थ प्रेसिडेंसियां जो कुछ अपवादों को छोड़कर 100% गवर्नर जनरल की सहमति के बिना युद्ध की घोषणा अथवा शांति संधि नहीं कर सकती थी। यानी यहां ध्यान देने योग्य बात है, गवर्नर जनरल के अधिकार क्या क्या थे, तो गवर्नर जनरल के अधिकार में क्या है, सरकारी व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करना, यानी कि सरकारी व्यवस्था को संचालित करना। दूसरा क्या था कि युद्ध की घोषणा करना, विस्तारवादी नीति तो थी ही, तो युद्ध की घोषणा भी करेंगे ये, और मौका लगे युद्ध में हारने लगे तो संधि भी कर लेते थे, तो ये प्रवृत्तियां भी उनमें थी। यानी क्या, संधि करने का, कहां, सभी प्रेसिडेंसियों में, और क्या, कुछ अधीनस्थ अपवाद को छोड़ करके अगर हम देखते हैं तो कुछ अधीनस्थ प्रेसिडेंसियां अपवादों को छोड़कर 100% गवर्नर जनरल की सहमति के बिना युद्ध की घोषणा अथवा शांति संधि नहीं कर सकती थी। तात्पर्य यह हुआ कि बिना, चाहे मुंबई का गवर्नर हो, चाहे चेन्नई का गवर्नर हो, अपनी मर्जी से ना तो युद्ध कर सकता है ना शांति कर सकता है, शांति स्थापित कर सकता है। हाँ, लेकिन एक छूट मिली हुई थी। किस प्रकार की छूट मिली हुई थी, विशेष परिस्थिति में अगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाए, विशेष परिस्थिति में उन्हें ये दायित्व मिले हुए थे कि बिना गवर्नर जनरल की आज्ञा से वे संधि कर सकते। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो कोई भी निर्णय 100% यानी क्या, कार्यकारिणी सदस्य को मिला करके 4 कार्यकारिणी के सदस्य हुए और 1 गवर्नर जनरल हुए, यानी कुल 5, 100% अगर कोई निर्णय होता है तो वो मान्य होगा, नहीं तो मान्य नहीं होगा। अगर 2-2 अलग अलग हो गए तो निर्णायक मत देने का अधिकार गवर्नर जनरल को मिला हुआ था, निर्णायक मत देने का, यानी क्या, जिधर उसकी मर्जी होती उधर वो जा सकता था, जिसे वो उचित समझे उधर वो जा सकता था। तो निश्चित रूप से गवर्नर जनरल को काफी अधिकार प्राप्त हो गया। इसके साथ ही क्या हुआ कि ये सारे घोषणा जो हुए, ये सारी नियुक्तियां जो हुए, प्रथम बार ब्रिटिश सरकार ने किया, लेकिन उन्होंने ये कह डाला कि मैं प्रथम बार तो इनकी नियुक्तियां कर रहा हूं, आगे से इनकी नियुक्तियां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। ठीक है, तो क्या होती है कि इनको हटाने का अधिकार भी किनको मिला, जब नियुक्ति का अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को है तो हटाने का भी अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को है। लेकिन सर्वोपरि अधिकार किसके पास में है, तो ब्रिटिश सरकार के पास में है, ब्रिटिश सरकार के पास में सर्वोपरि अधिकार। उसको अगर ये शक हो जाए कि ये गवर्नर जनरल अच्छा काम नहीं कर रहा है तो इसे वो डायरेक्टर को कह करके हटा सकता था कि भाई इसको आप हटा लीजिए, नहीं तो हम अपने पावर से हटा देंगे इसको। तो ये स्थितियां पैदा हो गई, यानी क्या, भारत में शासन संचालित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। और क्या, इसके साथ ही कहा, जब भारत में शासन व्यवस्था स्थापित हो रही है तो उस हिसाब से एक न्यायालय भी होनी चाहिए। तो न्यायालय के तौर पर रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और
रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे? एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे ये मुख्य न्यायाधीश हुए। इसके अतिरिक्त 3 और न्यायाधीशों की नियुक्तियां की गई थी, जिसमें कि चेम्बर्स थे, लिमेस्टर थे और हाइड थे। इन तीनों के भी वेतन निश्चित किए गए थे। तो चीफ जस्टिस का वेतन 8,000 पाउंड वार्षिक था और अन्य जस्टिस का वेतन 6,000 पाउंड वार्षिक। इन सबों की नियुक्ति कौन करता था? ब्रिटेन के सम्राट। इन सबों की नियुक्ति किनके द्वारा होती थी? तो ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा होती थी। अब कहिएगा क्या भाई, सुप्रीम कोर्ट हो गया, इसके जस्टिस हो गए, चीफ जस्टिस हो गए, निश्चय इनका कुछ शासन भी होगा, कुछ अधिकार भी होंगे। तो हम देखते हैं क्या कि इनके क्या अधिकार थे, न्यायालय के क्या अधिकार थे। यह एक अभिलेखीय न्यायालय था, यह एक अभिलेखीय न्यायालय हुआ करता था। इसके और अधिकार क्या थे? सिविल अधिकार थे, आपराधिक अधिकार थे, नौसैनिक अधिकार थे, धार्मिक मामलों से संबंधित अधिकार थे, राजपत्र प्रदत्त अधिकारों को प्रभावी बनाने का अधिकार। यानी क्या? राजपत्र प्रदत्त अधिकार यानी ब्रिटेन की संसद द्वारा या ब्रिटेन के सम्राट द्वारा कोई राजपत्र अगर प्रेषित हो रहा हो तो उसको प्रभावी बनाने का अधिकार भी इनके पास में आया। इतना ही नहीं, विधि यानी क्या? कानून बनाने एवं अन्य नियमादि बनाने का अधिकार भी इनके हाथ में था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था बहुत कुछ लेकर के आया। भारत में उपनिवेशवाद का जो आरंभिक चरण है उसको उन्होंने स्थापित किया। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा भी कि ब्रिटेन का भारतीय प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण की दिशा में प्रथम महत्वपूर्ण कदम। अब आगे क्या होता है कि भाई ये अधिकार तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिल गया कि भाई आप गवर्नर जनरल को हटा सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक है, उनके सदस्यों को हटा सकते हैं, बदल सकते हैं, यह अधिकार भी मिल गया। लेकिन कंपनी को स्थापित करने में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो भूमिका थी उसको संसदीय मंत्रालय ने क्या किया, इसको थोड़ा देखते हैं हम लोग। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या होता था? प्रतिवर्ष चुनाव होते थे। तो संसदीय नियम के आधार पर, रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर कहा नहीं, ये चुनाव अब क्या होंगे? इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष नियत किया गया। यानी क्या? प्रत्येक 4 वर्ष के बाद चुनाव होंगे, ठीक है। और क्या? जो रैंडम पद्धति से, यानी क्या? 6 सदस्यों की नियुक्ति प्रतिवर्ष होगी और 6 सदस्य इनके प्रतिवर्ष यानी सेवानिवृत्त भी होंगे। 6 सदस्यों की नियुक्ति प्रतिवर्ष होगी और 6 सदस्य प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होंगे। लेकिन कार्यकाल कितने का होगा? 4 वर्षों का होगा, रेंडमली होगा। ऐसा नहीं कि 1 साल का पहले हुआ करता था, नहीं, अब कर क्या कर दिया? तो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया, 1 वर्ष से बढ़ा करके 4 वर्ष कर दिया। इतना ही नहीं, ब्रिटेन की संसद ने जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कानून पास किया उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन यह भी किया कि जो 500 पाउंड देने वाले व्यक्ति को क्या किया जाता था? बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स का सदस्य चुना जाता था। अब वहां पे क्या कर दिया गया? नहीं, अब 1000 पाउंड की राशि देने वाले व्यक्ति को बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स ग्रुप में सम्मिलित किया जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये रेगुलेटिंग एक्ट कहां काम कर रहा है? ये 2 जगह प्रवर्तन की स्थिति में है। कहां? पहले इंग्लैंड में और दूसरा कहां? हिंदुस्तान में। जो भी बातें होती थी, यानी क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो भी
निर्णय से संबंधित, भारत संबंधी बातों से, यानी क्या गवर्नर जनरल 100% अवगत कराती थी। तो बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स का कहना है कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को गृह सचिव, यानी क्या राज्य गृह सचिव ब्रिटेन, यानी गृह सरकार को आप सारी सूचनाओं से अवगत कराएं, चाहे युद्ध हो, चाहे संधि हो, चाहे पैसे का मामला हो, कोष से संबंधित कोई बात हो, चाहे नए क्षेत्र के अधिग्रहण से संबंधित कोई बात हो, यानी क्या कंपनी की छोटी गतिविधि से लेकर के बड़ी गतिविधियों तक पर नियंत्रण किसका हो रहा है? ब्रिटेन की संसद का। प्यारे छात्रों, इसे स्नेह करके अगर आप नहीं अंत तक देखेंगे तो कोई तिथि छूट सकती है, कोई संवादहीनता के चलते आप महत्वपूर्ण विषयों से इतर हो जाएंगे। इतना ही नहीं, खास करके इतनी सारी जिम्मेवारियां वैरेन हेस्टिंग्स के सर पे आ गई। तो मैं आज का जो वीडियो आपको शेयर कर रहा हूं, इसमें मैंने 1773 के उन रेगुलेटिंग एक्ट के विषयों को समाहित किया। अगली कड़ी में हम देखते हैं क्या कि वैरेन हेस्टिंग्स ने क्या क्या काम किए। आपको भारतीय राज व्यवस्था और संविधान की किसी भी पुस्तकों में ये जानकारी नहीं मिलेगी, इसलिए आप इसकी अगली कड़ी को निश्चय ही सुनेंगे, देखेंगे, और अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करेंगे। इतना ही नहीं, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। इसी के साथ मैं वेद प्रकाश भारती आप सबों से विदा लेता हूं। धन्यवाद।